पड़ेगा। ठीक, तो फिलहाल आपने बायो का भी चीज़ पढ़ लिया, फिजिक्स वाला भी पढ़ लिया है। साइज ऑफ पिपल्स, आइरिस जो आपकी होती है बीच में आई छोटी वाली, हिंदी में पुतली कहते हैं, वही। कलर नहीं, लाइट इंट्रेंस को डिसाइड करती है, लाइट कितनी आपके आई में इंटर करेगी, बाकी कलर वाला जो होता है बायो में पढ़ना यार। ठीक, पेन नहीं है भैया? अच्छा है। चलो देखो कल कहाँ तक हुआ था बाबू? अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताया था उसमें। ठीक, और नेक्स्ट लिखेंगे, और आप सभी लोग, अच्छा कल जितने लोग एब्सेंट थे वो लोग खड़े हो जाओ भैया, जो भी लोग एब्सेंट थे जी, एब्सेंट वाले लोग खड़े हो जाओ। आप इतने लोग एब्सेंट थे, कल तो बारिश थी थोड़ी सी। अच्छा, इसलिए एब्सेंट थे कि ऐसे एब्सेंट हो जाते हैं? बारिश, कितने लोग बारिश की वजह से एब्सेंट थे बेटा? अच्छा, बारिश की वजह से आप लोग एब्सेंट थे। आप बेटा कोई काम था? हाँ, थोड़ा सा आप लोगों से कि हिंदी में कहते हैं विनम्र निवेदन है कि रेगुलरिटी को मेंटेन रखिए अगर आप लोग अपनी क्लासेस को रेगुलर चलवाना चाहते हैं तो। ठीक, सीधा वन लाइन ये है स्टेटमेंट, अगर आप लोग कंटिन्यूस चाहते हुए क्लासेस रेगुलर चलती रहें तो अपनी नंबर ऑफ कैंडिडेट को मेंटेन रखिए, और वो तभी हो सकता है जो लोग आ रहे हो वो रेगुलर रहिए। ठीक, रेगुलर रहने से खाली क्या जो क्राइटेरिया वही नहीं फुलफिल होगा, आप रेगुलर रहेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक, जैसे कल जो पढ़ाया गया, अब आप अगर कल नहीं थे आज हम अभी पढ़ाएंगे, उसी को रिलेट करके आगे बताएंगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, और समझ में नहीं कोई चीज़ आती तो आपको इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे कोई चीज़ अगर हम बकते रहें, आपको कुछ पढ़ने नहीं पड़ रहा है, आप बकते रहो हमें कुछ नहीं पढ़ रहा है, तो इंटरेस्ट फिर नहीं बनता है, और जब इंटरेस्ट नहीं बनता है तो आप कहते हो अरे यार कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो चीज़ों को अगर आपको डॉक्टर बनना है, बैठ जाइए, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना असंभव नहीं है, सीधे से कह लो, ये ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल चीज़ आपने ढूंढ रखा है उसके लिए आप ऐसा कर रहे हो, सब कुछ पॉसिबल है। आप ही के लोगों के सीटों से आप ही जैसे लोग बनते हैं, कोई नया उसके पास ऐसा नहीं होता, एक्स्ट्रा कोई चीज़ें होती तब बनता है, बट उनके करने और पढ़ने के तरीके थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे आप हो, ठीक, अब आप भी थोड़ा सा अपने में चेंज, जो पीछे जैसा भी पढ़ा जो भी पढ़ा आप थोड़ा सा अपने में थोड़ा चेंज कर लीजिए, पढ़ने के तरीके, जो गाइडलाइन जो चीज़ें आपको बताई जाती है थोड़ा उस तरीके से पढ़िए, कम समय में जल्दी सिलेक्शन होगा। जैसे सिलेक्शन के लिए दो चीज़ें हैं बेटा, आप सुन लीजिए 5 मिनट, क्योंकि जानने से ज़्यादा है कि हम पढ़ें कैसे, नहीं तो पता ऐसे करते रहोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे नॉलेज जो है वो कंपलसरी, बिना नॉलेज से किसी सिलेक्शन नहीं होता, मतलब आपको एक ऐसा कैंडिडेट सिंगल भी नहीं मिलेगा जो बिना नॉलेज के सेलेक्ट हो गया हो, ऐसे कोई एक सिंगल एग्जाम्पल भी आपको नहीं मिलेगा कि जिसको आता नहीं था उसका सिलेक्शन हो गया। कोई आपके ऐसा है जानने वाला, किसी को हो तो बताओ, उससे मुलाकात किया जाए भाई, कोई जुगाड़ उगाड़ उसके पास ऐसा हो तो बताए, ऐसा कोई है किसी का जानने वाला बेटा कि जिसको कुछ नहीं आता था और वो सेलेक्ट हो गया? नहीं होगा। मतलब हम लोग 21 साल 22वां साल हो रहा है पढ़ा रहे हैं, अभी तक एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जो पढ़ता नहीं था, जिसको आता नहीं था और उसका सिलेक्शन हो गया हो, कोई नहीं मिला है। ठीक, आपकी तो लाइफ हमें लगता है जितने दिन से पढ़ाया जा रहा है उससे छोटे आप अभी एज में ही होंगे, तो अगर कोई आपसे कहता है कि हम बिना पढ़े और हो गए हैं तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कि मतलब आपको बर्बाद कर रहा है। अगर कोई हो गया हो और कह रहा हो कि मैं बिना पढ़े हो गया था, दैट मीन्स वो आपका सिलेक्शन नहीं चाहता है, सीधा सवाल लाइन में आपको अच्छा बनने देखना नहीं चाहता है। ठीक, या कह लो आपको इनडायरेक्टली आपका स्वीट पॉइजन आपको दे रहा है, आपका दुश्मन है, ऐसे कह लो। ठीक, मतलब एजुकेशनली आपको वो आगे बढ़ाना नहीं चाहता है, तो इसलिए बेटा बिना मेहनत के किसी का नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके नॉलेज बहुत होता है, पढ़े होते हैं, मेहनत भी करते हैं, बट फिर वो जो गोल है उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। अचीव ना करने का मतलब है कि वो पढ़ते तो हैं, मेहनत तो करते हैं, बट सिस्टम से नहीं पढ़ते हैं, तरीके से वो नहीं पढ़ते हैं, मतलब जो हमारा सिस्टम है पढ़ने का, जैसे हमें सिलेक्शन के लिए चाहिए वो और काम नहीं करते हैं। ठीक, तो आप मेहनत करोगे, इधर बैठो, तो आप मेहनत करोगे तो सिलेक्शन जरूर होता है, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो मेहनत किया हो और सेलेक्ट ना हो, टाइम देना पड़ सकता है बेटा। जैसे होता क्या, किसी का 1 साल में हो जाता है, किसी को 2 साल 3 साल, क्योंकि लाखों लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब आपने 12th तक कितना बढ़िया से पढ़ के आए हुए हो, कितना पहला बेस आपका है, एक फैक्टर हो गया। दूसरा, आप जब आना शुरू किए हो तब कितना सिंसियरली आप पढ़ रहे हो, कितने रेगुलर हो, घर पे जाके आप क्या कर रहे हो, वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपके सिलेक्शन के लिए। तो अगर आप जल्दी सेलेक्ट होना चाहते हैं, कम समय में जल्दी सिलेक्शन चाहिए आपको बेटा, तो थोड़ा सा आप सिस्टम से पढ़िए। और किसी भी सब्जेक्ट के लिए, केवल फिजिक्स ही नहीं बोल रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको 3 ही सब्जेक्ट आना है यार, चौथा आता है क्या? पहले एम्स वाले करवाते थे, जी के जनरल स्टडीज होता था, वो भी अब खत्म हो गया, आपको नीट के थ्रू ही जाना है। तो कंडीशन क्या होगी आपको, मतलब पढ़ना है आपको क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है।
किसी भी सब्जेक्ट में, इसमें देखो फिजिक्स में ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको थ्योरेटिकल भी मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल भी मिलेगा, न्यूमेरिकल भी मिलेगा, मतलब ऑल टाइप आपको टेस्ट मिलते हैं। बायोलॉजी आपकी है थ्योरेटिकल है, ठीक, लेकिन वो आसान नहीं है। आप ये नहीं कहिए कि बायोलॉजी आसान होती है। बायोलॉजी बोर्ड पास होने के लिए आसान होता है। क्या बोर्ड में आपको पास होने के लिए आसान है, ग्रेजुएशन करने के लिए आसान है, सिलेक्शन के लिए किसके लिए हो बेटा? नीट के लिए हैं, बैठ जाइए। तो इन कोर्सेज के लिए आप आसान है, ठीक, मतलब आपको डिग्री जहाँ लेनी होती है उसके लिए आसान है। बट किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए उसमें भी आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक। आता है एनसीईआरटी से, 2-4-5 से ज़्यादा जो आ रहा है वो एनसीईआरटी से ही आता है, वहीं से पॉइंट उठता है। लेकिन वो पॉइंट आप तभी आप क्लियर कर पाओगे जब वो चीज़ें आपने उसके बारे में डिटेल में आपको मालूम होगा, ठीक। डिटेल में आपको उसके बारे में क्यों, कैसे, कहाँ से अराइज हो रहा है, वो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को एग्जैक्टली सही आंसर दे पाएंगे। नहीं जानते तो रहेंगे बट 4 ऑप्शन में आप कंफ्यूज रहेंगे कौन वाला हमें टिक करना है। तो कंडीशन वो चीज़ें हैं, ठीक। दूसरी चीज़ें हैं केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में हमारे 2 पोर्शन मेनली हो जाते हैं, एक आप फिजिकल पढ़ते हो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ते हो। तो फिजिकल पोर्शन क्या है, वो भी मैथमेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक। आपकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो जाती है, वो थ्योरेटिकल होती है, लेकिन ऑर्गेनिक भी कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप क्या जो भी पूछा जाएगा बना लेंगे। आपने रटा है तो जो रटा है वो आ गया तो ठीक है, अदरवाइज अगर कुछ चेंज कर दिया तो फिर आप गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हर पोर्शन जो है अपना उसका एक मायने है। मतलब कोई भी ऐसा चीज़ है आपको सिलेक्शन के लिए कि ऐसा नहीं कर सकते किसी एक सब्जेक्ट को आप इग्नोर कर दीजिए आप सेलेक्ट हो जाइए। तो अगर किसी के दिमाग में हो कि हम केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, फिजिक्स पढ़ लेंगे, बायो छोड़ देंगे, बायो पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, फिजिक्स छोड़ देंगे, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, सिलेक्शन तब नहीं होना है। मतलब हर सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। हाँ ये हो सकता है किसी में 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा सही हो गया, किसी में 2-4 कम हो, तब हो सकता है। लेकिन कहो किसी में 20 क्वेश्चन कम हो जाएगा तो गए आप, ठीक। तो इसलिए अभी आपके पास समय है, बहुत दिन नहीं गुजरा हुआ है। तो पहली चीज़ ये करिए कि जो भी लोग आ रहे हो आप रेगुलर आइए। अब बारिश मायने नहीं होता, कल को डॉक्टर बन जाओगे, ठीक। अब पता लगा आप पेशेंट हॉस्पिटल में हाँ मरने जीने की कहानी कहोगे भैया बारिश हो रही मैं नहीं आऊँगा, है ना। तो अगर आप बनने के बाद आपको जाना कंपलसरी है, जैसे हम लोग भी कल आए, बच्चे बहुत सारे लोग आए लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आए, ठीक। अब बारिश हो रही होगी तो आपको जैसे उसके पास आपके पास विकल्प हैं भाई, जैसे अगर पैदल आते हो तो छतरी लेके आ सकते हो, ठीक। अगर आप दूर से थोड़ा आते हो तो रेनीकोट वगैरह मार्केट में अवेलेबल है, चाहे दुकान पर खोल के बैठे हुए हैं, तो सब क्या करेंगे रख के, तो खरीद लीजिए भाई, कुछ खर्च कर दीजिए 200-400 रुपया, ठीक। अब डॉक्टर फ्री बन जाओगे तो गड़बड़ है ना भाई। सरकार तो वैसे फ्री पढ़वा रही है आप लोगों को, कुछ नहीं ले रही ना, एक पैसा किसी ने जमा नहीं किया, सब कुछ फ्री आपको दे रही है, ठीक है। तो आपको फ्री में पढ़वा रहे, कम से कम अपने लिए 200-400 रुपया खर्च कर लीजिए। ऐसा नहीं किसी के पास नहीं है, सबके पास है। सब लोग रोज क्या चाट की दुकान पे 50-100 रुपये की चाट खा जाते हैं, है ना, गोलगप्पे और पता नहीं क्या क्या, ठीक है, आइसक्रीम खा जाएंगे। तो आप थोड़ा सा क्या अपने पढ़ने की चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड है वो कहीं ना कहीं से मैनेज कर लीजिए, ठीक। तो आप रेगुलर रहेंगे तो चीज़ें जो भी सर पढ़ाएंगे आपको समझ में आएंगी, लेकिन इरेगुलर रहेंगे भैया तो कहते हैं ना ब्रह्मा जी आएंगे तो भी वो समझा नहीं पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा रेगुलरिटी मेंटेन रखिए। रेगुलर रहेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक। अब कम होगा ज़्यादा होगा वो डिपेंड करेगा आपने कैसे पहले पढ़ के आए हुए हो। हाँ ये हो सकता है 2-4 दिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपका बेस कैसा है, क्या लैंग्वेज रही है, कैसे आपने पढ़ा है, वो थोड़ी सी 2-4 दिन दिक्कतें होती हैं, फिर आप मैनेज हो जाता है। तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि जो चीज़ें आपकी मेहनत ना हो, और मेहनत करेंगे तो ज़रूर आप सेलेक्ट होते हैं, ठीक। अब वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा भैया, आप कितना सिंसियरली मेहनत कर रहे हैं। और पढ़ने का तरीका 2 लाइन में सुन लीजिए। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट बेटा चल रहा है, जैसे अभी हम फिजिक्स, आज फिजिक्स है, फिर 10 सेकंड बायो का है, फिर बायो के क्लासेस हैं, ठीक। 2 चीज़ आपको रखना है, जैसे आज जो भी अभी पढ़ाया जाना है, कल जो लोग आए थे उनको पता है आगे इसी से आगे की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो घर से आप बहुत ज़्यादा नहीं, आधे घंटे आगे की चीज़ों को देख के आइए। आगे जो पढ़ना है हर सब्जेक्ट के लिए मात्र आधे घंटे, ठीक। मात्र आधे घंटे आगे की चीज़ों को क्या करिए, थोड़ा सा अपने बुक से जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में है, ठीक। आगे जाओ बेटा, इधर बैठ जाओ थोड़ा सा, उधर पंखा शायद नहीं, लाइट चली गई है, अभी चलने लगेगा, ठीक। तो इधर भी सीट पे आगे जगह है, आ जाओ आप लोग, इधर सीट पे आ जाओ। तो उस कंडीशन में क्या है, ठीक, कि आपको क्या करिए, एक बार हर सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट आपके पढ़ाए जाने हैं, आधे घंटे थोड़ा सा आगे की चीज़ों को देख के आया करिए। सेकेंड फैक्टर, जब क्लास में देख के आएंगे तो इतना फ़ायदा होगा, बता रहे हैं। एक तो जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा एक बार, भाई 11th-12th किया है तो एक बार कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, पास तो ऐसे फ्रेम तो हुए नहीं है,
अरे ज़्यादा पढ़े होंगे कम पढ़े होंगे, कुछ तो पढ़े होंगे ना। कोई ऐसा बंदा है जो बिना पढ़े हुए पास हो गया जी? हैं? बिना पढ़े हुए? नहीं यार, अब ऐसा ना कहो, अपने बोर्ड को ऐसा बर्बाद ना करो। ठीक, बिना पढ़े कोई नहीं पास है बेटा, कोई ज़्यादा पढ़ा होगा कोई कम पढ़ा होगा, बट पढ़ा सभी ने है। ठीक, तो आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है। एक बार जब दोबारा क्या करेंगे, आप पलट के देखेंगे ना कापी किताब बुक जो भी आपके पास है, ठीक, तो वो चीज़ें फिर जो आप जैसे मान लो 11th पोर्शन अभी स्टार्ट हो रहा है, 11th पोर्शन चल रहा है हर सब्जेक्ट का, तो 11th पोर्शन अगर आपने 12th किया है तो 2 साल पहले पढ़ा है, 2 साल आपके हो गए 11th पोर्शन को, इस पोर्शन को पढ़े हुए, जो पोर्शन अभी सारे सब्जेक्ट के चल रहे हैं। और 2 साल आप क्या कोई भी हो तो याद नहीं रहता यार। ठीक, अगर कोई भी चीज़ छोड़ दिया जाए, 6 महीना छोड़ दिया जाए तो भूल जाते, 2 साल तो बहुत होता है। तो दैट मीन्स आपने जो पढ़ा भी था वो भी टेंड्स टू 0 है। ठीक, तो अगर आप एक बार पढ़ के आएंगे ना, तो जो चीज़ें आपने पढ़ी थी एक बार मेहनत से या बिना मेहनत के जैसे भी पढ़ी थी, वो चीज़ें फिर से एक बार रिकॉल हो जाएंगी आपको, एक बार दोबारा वो चीज़ें क्या होंगी, रिकॉल। ये सिलेक्शन का तरीका है, मतलब जल्दी अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो चीज़ों को क्या करिए, एक बार दोबारा रिवाइज करके आइए। दोबारा जब रिवाइज करके आएंगे तो एक तो फायदा होगा, दोबारा पहले जो आपने पढ़ी थी उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा तुरंत, जो पहले आपने 1-2 साल पहले पढ़ा हुआ है। ठीक, दूसरी चीज़, जब क्लास में आप होंगे, जब आपको पढ़ाया जाएगा, तो जो चीज़ आप पढ़े थे, जो चीज़ उस समय आपको समझ में नहीं आया रहा होगा, या जो चीज़ आपकी कमियां होंगी, जब आपको समझाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। और नहीं अगर आया तो आप तुरंत, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप क्वेश्चन हाथ उठा लेंगे, हाँ भैया ये सब नहीं आया हुआ है, तो जो भी सब्जेक्ट टीचर रहेंगे आपको बता देंगे, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा उसी समय। ठीक, तीसरी कंडीशन आपकी होगी कि जब आप यहाँ से पढ़ लेंगे, सिंसियरली ध्यान से सुनेंगे, घर पे दोबारा जाके जो भी चीज़ें जितनी आपको पढ़ाई गई हैं, सेम डे एक बार नोट से बुक से एक बार रिवाइज कर लीजिए। आप उन चीज़ों को दोबारा एक बार क्या करिए, आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक, रिवाइज करने के बाद उस पोर्शन से आपके पास मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं यार, बहुत सारी अच्छी अच्छी आपके मार्केट में इस समय बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक, मैं मोबाइल चलाने का बहुत सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि वो बहुत उसमें नेगेटिव फैक्टर्स भी रहते हैं, तो इसलिए प्रयास करके बुक्स खरीद लीजिए। ऑल सब्जेक्ट मिला के 10-1200 में आपको मान के 1, 2, 3 हज़ार के अबाउट में आ जाती हैं। 3000 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की पूरी सीरीज आ जाती है। उसमें आपको थ्योरी भी रहेगा, ठीक, उसमें क्या होगा, आपका थ्योरी भी रहेगा बेटा। ठीक, थ्योरी भी रहेगा और न्यूमेरिकल भी रहेगा, सारी चीज़ें आपको अपडेटेड मिल जाएंगी। ठीक, तो आपको क्वेश्चन लगाने के लिए मिल जाएगा। अगर जो इतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं, मान लो आप 3000 नहीं खर्च कर सकते हो, ठीक, तो उस कंडीशन में आपको एमसीक्यू आती है पुरानी 10 ईयर्स वगैरह, ठीक है, पीवाईक्यू, तो आप पीवाईक्यू ले लीजिए, वो सस्ती मिल जाएगी। ठीक, पीवाईक्यू जो है आपको वो सस्ती थोड़ी मिल जाएगी, लेकिन उसमें आपको थ्योरी नहीं मिलेगा, खाली क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, लगाने के लिए आपको क्वेश्चन मिलेगा। मतलब अगर आप सीरीज नहीं ले सकते हो, नहीं उतना मैनेज हो पाता है, कोई बात नहीं, आप पीवाईक्यू ले लीजिए, कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, आपके पास जो बोर्ड वगैरह की बुक होगी, आप उससे कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लिया करिए, तो पीवाईक्यू ले लीजिए, उससे आप क्वेश्चन कर लिया करिए। लेकिन पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन होगा वो अलग अलग नहीं होगा, वो मिक्स फॉर्म में रहता है, तब आपको छांटना पड़ेगा थोड़ा सा। कुछ पोर्शन में तो अलग अलग है, कुछ पोर्शन में क्या कंबाइन करके दे दिया है। तो कंडीशन क्या है, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या कोई अगल बगल में या बड़े भाई बहन कोई पढ़ा हो, तो उनकी ले लीजिए। मोस्ट अपडेटेड तो नहीं रहेगा, लेकिन पुरानी कॉन्सेप्ट तो मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जैसे भी जो भी सोर्स है आप कहीं ना कहीं से मैनेज कर लीजिए इतना चीज़। ठीक, और क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। हो सकता है स्टार्टिंग में 1 हफ्ते, 10 दिन, 4 दिन, 6 दिन आपको परेशानियां होंगी थोड़ी, अगर आपने पहले से न्यूमेरिकल नहीं लगाया है। अगर पहले से क्वेश्चन आपने नहीं किया है पुराने ज़माने में, मतलब 11th-12th में, तो आपको समस्याएं थोड़ी आएंगी, लेकिन वो समस्याएं परमानेंट नहीं होती बेटा। जब आप लगाना शुरू करोगे ना और क्लास में सिंसियरली सुन के जाओगे, तो वो धीरे धीरे लगना शुरू हो जाएगा। और जब लगना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट जो होता है वो बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली पढ़ने का इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं, इतना प्लस पीछे जो आप पढ़ते आ रहे हो, पीछे वाली चीज़ें वो बीच बीच में आपकी रिवाइज होती रहिए, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करेंगे ना तो एग्जाम तक फिर वो भूल जाएंगी। ठीक, तो पीछे का पोर्शन जितना आप पढ़ रखे हो पहले से, ठीक है, पढ़ाया जा चुका है, उसको बीच बीच में आप रिवाइज करते रहिए। ठीक, इतना ही आपको सिलेक्शन के लिए क्या है, पूरा का पूरा अगर इतना आप कर लेते हैं तो आप 1 साल में सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इतना आप मैनेज कर लेते हैं तो अब इतना मैनेज करने के लिए आपको इतना, जैसे हमने बोल दिया 2 मिनट में ना, 2 मिनट में नहीं होता है, घर जाके पूरा टाइम आपको देना पड़ेगा। मतलब घर जाने के बाद फिर आपको वो चौराहे पे घूमना और बहनों को सीरियल और फिल्में और गाने सुनने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक, तो उन सब चीज़ों को अगर आप छोड़ देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपके क्या किताबों से दोस्ती कर लेते हैं तो ज़िंदगी सुधर जाएगी। अदरवाइज देवियों के लिए चूल्हा चौका फिक्स है, ठीक, और भैया लोग के लिए व्यवस्था फिक्स है। अब व्यवस्था चाहे रिक्शा चला के करें, चाहे ऑटो चला के करें, चाहे सब्जी दुकान लगा के करें, चाहे कुछ और करके करें।
तो मतलब जिम्मेदारियां दोनों के सामने हैं, ठीक। और अगर आप बन जाते हो तो फिर आपकी इच्छा, जैसा आप चाहो वैसा करवाओ, है ना, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी हैं। अगर आप दो, जैसे कहते हैं ना, जो स्टूडेंट लाइफ में आराम कर लेता है वो ज़िंदगी भर फिर उसको परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, और जो स्टूडेंट लाइफ में थोड़ी सी मेहनत कर लेता है, ठीक है, फिर लाइफ टाइम वो क्या करता है, आराम करता है। चाहे 2-4 साल मेहनत क्या कर लो, मेहनत कर लो, ठीक, ज़िंदगी भर ऐश करिए, या 2-4 साल घूम घाम लीजिए, रिश्तेदारी नातेदारी और बारात और पार्टियाँ अटेंड कर लीजिए, फिर ज़िंदगी भर क्या व्यवस्था करिए। आज सब्जी नहीं है तो कल दाल नहीं है, तो परसों सब कपड़े नहीं है, परसों फिर बच्चे हो जाएंगे, फीस नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, होगी ना। तो इसलिए या तो भैया अभी तो चाहिए, जो टाइम आपको मिल रहा है मौका, इसका फ़ायदा उठा के पढ़ लीजिए। अब सबसे बड़ी अच्छी बात है, सरकार ने आपको फ्री में दे रही है यही चीज़ें। सेंटर पे हम ही लोग के सेंटर पे आते हैं, हमें 51,000 रुपया लेते हैं, तब आपको पढ़ाते हैं, और आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है, ठीक। और उसके बावजूद भी लोग रेगुलर नहीं रहते हैं, और उतनी ही एफिशिएंसी पढ़ाई जाती है जितनी एफिशिएंसी वहाँ पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको जो पढ़ाते हैं तो कोई उसमें कटौती करते हैं, वही एफिशिएंसी जो वहाँ होती है वही एफिशिएंसी आपके यहाँ होती है। आप इसमें ज़रा सा भी वो ना करिए कि आपको यहाँ कम पढ़ा रहे हैं, लेकिन बस खाली कमी ये है भाई, यहाँ जितना टाइम हमारे पास है उतना हम बाउंडेड हैं, वहाँ पे हमारी क्या अनबाउंडेड है, बस इतना ही फ़र्क है भाई। जैसे वहाँ पे है 1.5 घंटा 2 घंटा की रोज़ फिजिक्स की क्लास होती है, यहाँ पे जो फिजिक्स की क्लास आपको 3 दिन लग रही है, 5 दिन लग रही है, 6 दिन लग रही है, जो भी लग रही है उतने का गाड़ी में पढ़ाया जाएगा, बस अंतर इतना है। बाकी जो भी सर लोग आपको पढ़ाते हैं पूरी एफिशिएंसी के साथ आपको पढ़ाएंगे, मतलब उसमें कटौती नहीं है कि आप ये मत दिमाग से निकाल दो कि हम फ्री में पढ़ रहे हैं तो हमको नहीं पढ़ाया जाएगा, या हमको सही से नहीं गाइड किया जाएगा। पूरा आपको गाइड किया जाएगा, जो भी सर लोग हैं अच्छा पढ़ाते हैं, किसी में कोई कमी नहीं है, ठीक। तो उस कंडीशन में आप अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन जरूर होता है बेटा, ठीक। तो इसलिए अब जो अगर ऐसे किसी कुछ लोग कहते हैं ना फ्री में चलता है तो कैसा होगा, मार्केट में ऐसा सुनाई पड़ा कि वहाँ तो पैसा लगता नहीं है, तो कैसा होगा। हर मुफ्त की चीज़ें खराब नहीं होती हैं, एक लाइन दिमाग में ये है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो डॉक्टर बनना भी छोड़ दो भाई, हॉस्पिटल में आपकी पोस्टिंग होगी, कौन दिखाने जाएगा, और दिखाने नहीं जाएगा, सरकार आपको रखेगा कहाँ है ना। तो इसलिए ऐसे दिमाग में अगर रखे हों कि फ्री में है तो पढ़ाया नहीं जाएगा, तो ये गलतफहमियाँ छोड़ दीजिए, ठीक। और ईमानदारी से रेगुलर आके पढ़िए, ज़रूर आपको आने लगेगा, ठीक। हाँ, ये हो सकता है आप अभी आना शुरू करें तो 2-4 दिन आपको समस्याएं आएंगी, लेकिन फिर आने लगेगा। चलिए आगे देखिए, पढ़ने के सिलेक्शन कितने ही मंत्र हैं, जो कर लेगा साल भर उसका बेड़ा क्या कहते हैं पार हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा सिंसियरली पढ़िए बेटा सभी लोग। चलो बेटा, कल हम लोगों ने मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मीनिंग हो गया कि जो मोमेंटम आपका होगा, बोला जाता है, एक लाइन बोल देते हैं, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी या सिस्टम देन मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी रिमेन्स कंजर्व। हिंदी में बोलेंगे, अगर किसी बॉडी पे कोई बाहर से बल ना लगाया जाए तो उस बॉडी का, उस बस्ट का जो मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम की जो वैल्यू आपकी है वो रिमेन्स सेम बनी रहेगी, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हो सकता है सिस्टम के एक बॉडी, एक पार्ट का अगर चेंज हो रहा है तो दूसरे वाले का बढ़े, एक का घटेगा तो दूसरे का बढ़ेगा, टोटल सम जो होगा वो रिमेन्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोगों ने उस पर लास्ट में आपका बुलेट गन सिस्टम पढ़ा था। दूसरा पार्ट हमारा होता है कि अगर हमें एक एक्सप्लोडिंग सब्सटेंस पे क्वेश्चन बनता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई भी एक्सप्लोडिंग सब्सटेंस है बेटा, अगर वो एक्सप्लोड करता है, कोई भी एक्सप्लोडिंग सब्सटेंस है, ठीक, जैसे बम हम लोग कह लेते हैं, कोई एक्सप्लोडिंग सब्सटेंस है बेटा, एक्सप्लोड कर रहा है तो डिफरेंट फ्रेगमेंट में टूटेगा, अलग अलग पार्ट में टूटेगा, और अलग अलग पार्ट अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। ऐसा नहीं कि सेमी डायरेक्शन में सब जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो, कुछ यहाँ तो है ही नहीं ऐसा, इसे मान लेते बेटा, मान लो कोई एक्सप्लोडिंग सब्सटेंस है, सपोज दैट ये यहाँ पे रखा हुआ है, बम है जी, बचना है ना। तो अगर ये ब्रेक करता है बेटा, एक्सप्लोड करेगा, तो क्या ये पर्टिकुलर इन्हीं के डायरेक्शन में जाएगा, क्या जाएगा? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और ये सेल्फ इसमें एक्सप्लोजन हो रहा है, रेस्ट में होने का मतलब बेटा इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है। आपने पढ़ा है मोमेंटम P इक्वल टू संवेग बराबर, हिंदी में कहते हैं संवेग बेटा, ठीक। तो मोमेंटम P इक्वल टू होता है m इंटू v, क्या होता है बेटा, m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी आपका होता है। अगर ये मास कुछ भी हो गया, वेलोसिटी इसके 0 है, रेस्ट में है, तो मोमेंटम की वैल्यू इनिशियल क्या हो गया, 0 हो गया। अगर कोई बॉडी एक्सप्लोड कर रही है, एक्सप्लोड कर रही है, मान लो एक्सप्लोडिंग सब्सटेंस है, अगर ये एक्सप्लोड कर रहा है तो अलग अलग पार्ट में बांटेगा, ठीक, अलग अलग टुकड़ों में बेटा ये बटेगा। जब बटेगा ना, तो अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो इसका फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। अब मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कैसा होता है ये, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब हम लोग वेक्टर सम करते हैं। अभी सर फर्स्ट पार्ट में जो है पढ़ाए होंगे या पढ़ा रहे होंगे, वेक्टर पढ़ाया सर ने कि नहीं, पढ़ा दिए? चलिए, तो वेक्टर सम आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन बताए होंगे सर ने। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग वेक्टर सम करेंगे। अब जैसे मान लो हमने समझाने के लिए
ये दो पार्ट में टूटा, क्या टूटा बेटा, दो पार्ट में अगर ये ब्रेक कर रहा है तो एक पार्ट अगर इधर जा रहा है तो मस्ट भी सेकेंड पार्ट इसके अपोजिट में जाएगा। अगर दो फ्रेगमेंट में टूट रहा है तो हमेशा दोनों अपोजिट में जाएंगे, याद रखना। अगर कोई भी एक्सप्लोडिंग सब्सटेंस है, अगर वो ओनली टू फ्रेगमेंट में टूट रहा है, दो पार्ट में टूट रहा है, तो ऑलवेज दोनों पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अगर दोनों का मास इक्वल है, जैसे सपोज टोटल मास m था तो m/2 में अगर ब्रेक किया, अगर इक्वल पार्ट में टूटेगा, ये क्वेश्चन लगाने के कम समय में लगाने के कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान रखिएगा। अगर दो इक्वल पार्ट में टूट रहा है, दो किस में हो रहा है, इक्वल पार्ट में टूट रहा है, तो जब इक्वल पार्ट में टूटेगा तो उस कंडीशन में दोनों की वेलोसिटीज भी आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेंगी। जैसे ये दो पार्ट में अगर इक्वली टूटा तो जितनी वेलोसिटी से ये वाला जाएगा उतनी ही वेलोसिटी से ये वाला इधर जाएगा, अपोजिट में जाएंगे, सेम वेलोसिटी से, सेम मैग्नीट्यूड आप वेलोसिटी कह लो या सेम स्पीड कह लो। वेलोसिटी हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटीज के होंगे वो सेम रहेंगे, जितने से आधा वाला इधर जाएगा उतने से आधा वाला इधर आएगा। लेकिन जब दोनों इक्वल पार्ट में टूटे तो तीसरा कंडीशन बेटा, अगर दोनों अनइक्वल पार्ट में टूट रहे हैं, अनइक्वल मतलब अलग अलग, मान लो एक का मास ज्यादा है 2/3 है, एक का मास 1/3 है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम की ज्यादा, क्योंकि P = mv है, तो जिसका मास यानी कि m1 v1 की वैल्यू जो होगी वो m2 v2 के बराबर होगा, तो जिसका मास बड़ा होगा बेटा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जिसका मास लार्ज होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्मॉल होगी। यहाँ पे जिसका मास आपका क्या होगा, स्मॉल होगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लार्ज होगी। दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। जिसका मास अगर लार्ज है तो वेलोसिटी स्मॉल, मास अगर स्मॉल होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर एक फैक्टर हमारा लार्ज है तो दूसरा फैक्टर हमारा क्या होगा, स्मॉल होगा। दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये दो सेगमेंट की बात हो गई बेटा। अगर दो पार्ट में केवल ब्रेक किया तो दोनों ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। एक वाले अगर दोनों के मासेज आपस में इक्वल हैं तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। बट दोनों के मासेज अगर अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो उस केस में जिसका मास लार्ज होगा, बड़ा होगा, उसकी वेलोसिटी कम होगी, जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो ये कंडीशन आपका होता है उनके मूवमेंट के लिए। दूसरा, अपने यहाँ जो क्वेश्चन बनता है 2 फ्रेगमेंट वाला पहले पूछा जाता था पापा लोग के ज़माने में, आप लोग थोड़ा अपडेटेड है ना, तो उस केस में अब ज़्यादातर 3 फ्रेगमेंट में पूछा जाता है। कितने में? 3 पार्ट में पूछा जाता है। ये पहले पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जैसे पापा लोग के ज़माने वाले बनाते हैं पेपर, तो कभी कभी अपने ज़माने के याद कर लेते हैं तो आप लोगों को दे देते हैं कि देखो इन लोगों को आता ये भी है कि नहीं है। ठीक, तो उस कंडीशन में कभी कभी आसान चीज़ें भी आ जाती हैं, तब आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होती है। अगर 2 फ्रेगमेंट में है बेटा तो आपको बहुत पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अब 3 फ्रेगमेंट वाला कैसे बनता है, तीसरा वाला समझो। जब 3 फ्रेगमेंट में कोई बॉडी टूटेगी बेटा, जैसे मान लो अगर हमारा ये एक्सप्लोडिंग सब्सटेंस, ठीक, ये कोई एक्सप्लोडिंग सब्सटेंस है, मास इसका m है, इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 है, मतलब ये रेस्ट में है। कोई एक्सप्लोडिंग सब्सटेंस है, ये रेस्ट में है, और शुद्ध हिंदी में समझ लो, कह लो बम है। ठीक है, आइटम कौन सा बम है बेटा, एटम बम है। हाँ ठीक, तो मान लो बम है। ठीक, अब किसी कंट्रोलर से इसको हम लोग एक्सप्लोड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जब एक्सप्लोड हो रहा है, सपोज जाते 3 फ्रेगमेंट में टूटा, कितने पार्ट में टूटा, 3 पार्ट में। ज़्यादातर 99% केसेस में तीनों फ्रेगमेंट के मासेस सेम दिए जाते हैं, मैक्सिमम केस में, बट ये 100% फॉल्ट, ऐसा नहीं, कंपल्सरी नहीं है। कब मोस्ट ऑफ केसेस में तीनों फ्रेगमेंट जो बनेंगे उनके मासेस सेम देते हैं। एक कंडीशन ये होता है, या 2 फ्रेगमेंट के बेटा मास बराबर दे देंगे, तीसरे वाले का अलग दे देंगे। ठीक, तो 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपको डिजाइन होना है, चाहे कोई भी एग्जाम आप देते हैं, मतलब आप अपने लेवल पे कोई भी एग्जाम देते हैं, उसमें यहाँ पे जब भी क्वेश्चन डिजाइन होता है, एक तो जो अभी पहले समझाया था 2 पार्ट में, जैसे लोअर एग्जाम जब आप देते हैं फार्मेसी या नर्सिंग वगैरह इस टाइप का जब देते हैं, तो ज़्यादा वहाँ पे 2 फ्रेगमेंट वगैरह अगर क्वेश्चन डिजाइन होता है तो 2 फ्रेगमेंट वाला बनाएंगे। आप नीट इस लेवल का आप देते हो तो उस कंडीशन में, या यूनिवर्सिटी एंट्रेंस और भी कुछ देते हैं, यूनिवर्सिटी वाले भी आज के लेवल बढ़िया बना रहे हैं, CUT वाले भी। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको तब वहाँ पे 3 फ्रेगमेंट पूछे जाते हैं। ठीक, तो अगर आपको 3 फ्रेगमेंट की कंडीशन होगी तो 3 फ्रेगमेंट में 2 ही कंडीशन बन सकते हैं, या तो तीनों इक्वल मासेस के हों, या बेटा उसमें से 2 इक्वल हों और एक हमारा अनइक्वल हो। और जब 2 इक्वल होंगे तो जनरली जो बनाया जाता है अपने यहाँ, जो डिजाइन अभी तक किया गया है, वो जैसे मान लो m मास का था तो m/4 का 2 दे देगा, तो दूसरा वाला कितना बचेगा, 2m/4, या उसी को आप m/2 कह लो। तो 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो मान लिया हमने क्या, m/3 और m/3 के 3 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया। मान लो 3 इक्वल पार्ट्स में ये आपका क्या हो गया, ब्रेक कर रहा है।
अब 3 इक्वल पार्ट में जब ब्रेक होता है तो जो आपको क्वेश्चन डिजाइन होता है इसमें 2 जो पार्ट होता है उसकी वेलोसिटी और उसका डायरेक्शन आपको दिया रहता है, ठीक। उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन क्या होगा, दिया रहता है। तीसरे फ्रेगमेंट का आपको क्या वेलोसिटी आपको पूछा जाता है या डायरेक्शन आपको पूछा जाएगा, ठीक। अब करेंगे कैसे समझ लो, गर्मी है थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा हाँ सहने की क्षमता रखो, है ना। गर्मी है लेकिन इतनी भी नहीं है कि हम लोग बैठ ना सकें। अभी आ जाएगी लाइट तो फिर आप, ठीक। चलिए ठीक है। तो केसेस क्या होते हैं बेटा, तो 3 फ्रेगमेंट हम लोगों ने क्या किया, ब्रेक किया। 3 फ्रेगमेंट आपने ब्रेक किया। 2 फ्रेगमेंट जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब 2 फ्रेगमेंट कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे के सापेक्ष कैसे 90 डिग्री पे मूव कर रहे हैं, ठीक। तो उस केस में अगर 2 फ्रेगमेंट हमारे हैं, जैसे इसकी साइज थोड़ी बड़ी दिख रही है लेकिन मान लेना बराबर है यार, सपोज दैट ये उतने ही साइज के हैं। तो हमने कहा कि एक वाला इधर गया बेटा, दूसरा वाला इधर गया, वेलोसिटी इसके वी है, सेम वेलोसिटी से 2 फ्रेगमेंट जो दिए जाएंगे उनकी वेलोसिटी बेटा सेम दी जाती है। जो फ्रेगमेंट आपको दिए रहेंगे उनकी वेलोसिटी सेम रहेंगे, सेम मास वाले, ठीक। इनकी वेलोसिटी हमारी क्या है, वी है। कहा जा रहा है बेटा थर्ड जो सेगमेंट आपका होगा, अगर ये दोनों इधर की तरफ जा रहे हैं तो उस केस में बेटा इनका जो रिजल्ट है, इनका मोमेंटम जो हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मोमेंटम निकालेंगे। क्योंकि पहले सिस्टम रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम टोटल 0 है, इसका तो फाइनल मोमेंटम भी हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब 0 होने का मतलब इन दोनों पार्ट का जो वेक्टर सम होगा मोमेंटम का, भाई इसका इधर होगा इसका इधर होगा, दोनों 90 पे हैं और 2 वेक्टर 90 पे होता है। हम लोगों ने √a² + b² पढ़ा था ना। तो दोनों का क्या वेक्टर सम आपका लेंगे, रिजल्टेंट वैल्यू। तो दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो इसकी डायरेक्शन में होगा, किसकी होगा, कहीं और होगा। अगर 2 वेक्टर है, आपने वेक्टर अभी पढ़ा, मान लो ये 2 वेक्टर है 90 पे हैं, इन दोनों का जब रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे बेटा तो इसकी डायरेक्शन में होगा, इसकी डायरेक्शन में होगा या कहीं और होगा, जल्दी कहाँ पे कहाँ होगा, कहीं और कहाँ होगा, बताओ बताओ बताओ। आता बताना चाहिए बेटा, जितना बताओगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका जनरेट होगा। बताएंगे कोई लोग, आप लोग भैया बीच में, अगर दोनों के मैग्नीट्यूड समझ लो, वहाँ भी आपको काम में आएगा। दोनों के मैग्नीट्यूड अगर सेम हैं, अगर 2 वेक्टर हैं बेटा इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा दोनों के एंगुलर बाइसेक्टर से पास होता है। एंगुलर बाइसेक्टर मतलब जितना एंगल है उनके जस्ट बीच से पास होगा। जैसे 90 पे है तो 45 पे पास होगा, 60 पे होता तो 30 पे पास होता, ठीक है। अगर मान लो 30 पे है तो 15 पे पास होगा। मतलब अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हैं और आप उनका बेटा वेक्टर सम करोगे तो उनका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो इनके एंगुलर बाइसेक्टर से पास होती है। कहाँ से पास होगी, एंगुलर बाइसेक्टर से पास होगा। तो आपने एंगुलर बाइसेक्टर की जब बात किया बेटा, तो मान लो ये आपका क्या हुआ, इसका मोमेंटम जो हो जाएगा mb, इसका मोमेंटम m/3 × b, m/3 × b होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट मोमेंटम होगा बेटा ना, वो कहाँ से पास होगा, ये होगा p' की वैल्यू, ठीक। अब इन दोनों का सम हमारा इधर आएगा। इसको 0 करने के लिए हमें इस वाले का किधर होना चाहिए, इस वाले का उधर हो कि इधर हो, जस्ट अपोजिट होना चाहिए बेटा। इस वाले का जो मान लो p' है, ये जस्ट अपोजिट टू द p' होना चाहिए। वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट। अगर अपोजिट होगा तो नेट मोमेंटम जो होगा यहाँ पे भी 0 मिल जाएगा। और यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि अगर किसी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल के बराबर होगा बेटा इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। क्योंकि यहाँ से बाहर से हमने कोई बल नहीं लगाया है, ठीक। यहाँ से हमें बाहर से कोई बल नहीं लगाया है। अगर किसी को बहुत दिक्कत होगी पानी वानी पी लेगा, और भी दिक्कत होगी जाके मुँह धुलाएगा, ठीक। अगर मान लो किसी को नहीं मैनेज कर पा रहा है तो अगर बहुत दिक्कत हो रही होगी पानी पी लीजिए, और बहुत दिक्कत हो रही उससे ज़्यादा तो जाके मुँह धुलाइए, ठीक। जैसे सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है, क्षमताएँ क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक। लेकिन इतनी क्षमता आप बनाइए, क्योंकि ऑपरेशन में कभी कभी 8-8 घंटे खड़े होने पड़ते हैं। कहीं भी क्रिटिकल डॉक्टर को डॉक्टर बन जाओगे, वैसा थोड़ी ऑपरेशन आपका हम जा रहे रेस्ट करने तो बेचारा वो निकल लेगा, है ना। तो अगर आप ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने की तैयारी कर रहे हो जो किसी की लाइफ को बचाता है, ठीक, मतलब जिसे आप सेकंड गार्ड कहा जाता है। बात अलग है, आजकल इकोनॉमिकल कंडीशन में गार्ड दूसरे बन गए हैं थोड़े, ठीक। लेकिन फिर भी आपकी पास क्या उस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो जिसको क्या, ठीक है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वहाँ पे ना पैसा देखा जाता, ना भूख देखा जाता, ना प्यास देखा जाता है, ना कुछ नहीं, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे बचाना है, ठीक। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो, और खाली किडनी बेच के पैसा कमाना है तो बात अलग क्या है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो इतना आप मैनेज करना सीखो। क्योंकि बहुत सारे क्रिटिकल केसेस ऐसे आएंगे जब 8-8 घंटा डायरेक्टली आपको बैठना भी नहीं है, खड़े होना रहता है, ठीक।
जब क्रिटिकल कंडीशन आ जाते हैं तो आपको 8-8 घंटे सीधे सीधा क्या आपको ओटी में खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक, तो खड़ा रहना है तो भाई अभी से सीखोगे, अभी से मैं तभी तो है ना। बात अलग है वहाँ पसीने नहीं आएंगे, ठीक है, एसी उसी रहेगा, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी रहती है जहाँ नहीं ऐसी होता भाई। ठीक, या मान लो सब कुछ सुविधाएं हैं लेकिन अब लाइट ही किसी सिस्टम से खराब हो गई। मान लो एक एज्यूम करो कि मान लिया सब कुछ व्यवस्था हमारे पास है, ठीक, लेकिन एकदम कुछ ऐसा टेक्निकल फॉल्ट आ गया कि कुछ भी नहीं चल रहा है, तब क्या होगा? चाहे आप मोबाइल लगा के जला के उसको करिए, चाहे किसी भी कंडीशन में, तब आप ये नहीं कह सकते भैया अब लाइट आएगी तभी हम कर पाएंगे। आपको सेकेंडरी सोर्स के द्वारा आपको वहाँ पे उसको करना ही करना पड़ेगा। ठीक, इसलिए आप इतनी बड़ी चीज़ के लिए अगर लड़ रहे हैं तो थोड़ा सा क्या करिए अभी, हाँ, तैयार रहिए अभी से, है ना भाई। आपको कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सेकंड दूसरे भगवान, तो भगवान ऐसा थोड़ी तो कोई बोल देगा आपको, आप बोले भगवान क्या ऐसे, आप कुछ ऐसा करोगे तभी बोलेगा ना। तो ठीक, और या आप कभी हॉस्पिटल में गए हो, आपके घर का किसी मेंबर या किसी जानने वाला का ऐसा क्रिटिकल कंडीशन हो, तो आप देख लो कितना बड़ा दादा हो, दादा मतलब क्या, जो लोड साहब लेता होता अपने आप को दादा समझते हैं ना। ठीक, लेकिन वहाँ जाके साहब बचा लीजिए, तो वहाँ दादागिरी नहीं चलती है। ठीक, तो उस कंडीशन में कोई कुछ भी हो, लेकिन जब आपके पास आता है, आएगा, मतलब इन फ्यूचर अभी कैसे आएगा, जब आप मेहनत करेंगे आएगा, तो उस समय आपको रिक्वेस्टली ही बोलेगा। ठीक, आप उसको किसी भी तरह से बचा लीजिए। ठीक, चलो देखो, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं बेटा, यानी पी डैश पी के बराबर होगा तो नेट मोमेंटम की वैल्यू 0 होगी, और वो कंडीशन आपका होता है क्या, किसको, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करेगा। तो आप पॉइंट एक बना लो, इसमें देखो आपके एनसीईआरटी में होगा, थोड़ा सा कितने लोग के पास एनसीईआरटी है, अगर बहुत कुछ नहीं है एनसीईआरटी कितने लोग के पास है बेटा, इसमें बहुत कम चीज़ें हैं। हाँ देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शार्ट में दे दिया है। ठीक, नहीं कुछ है तो एनसीईआरटी पढ़ लिया करिए, कुछ तो मिल ही जाएगा, है ना। ठीक, तो उस केस में क्या होता है बेटा, लिखिएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन, ऐसे कर लो, एक पॉइंट बनाओ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सप्लोजन, बेस्ड ऑन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, वो जो भी मटेरियल रहेगा, पंखा ऑन कर लो भैया, आ गया क्या, आ गया, देखो हो गया, चलिए ठीक। तो उस केस में क्या होता है, कोई भी मुसीबत बहुत लंबे समय के लिए नहीं होती है, अरे कुछ टाइम के लिए होगी, उतना हम लोग मैनेज कर लेते हैं यार। ठीक, और आप लोग पढ़ेंगे तो अब इन्वर्टर थोड़ा सा, चूँकि पिछले साल की बैटरी है, ठीक है, एक बार ख़राब हुई थी दोबारा आई थी, अब चूँकि सिस्टम में जब तक वो ख़राब नहीं होगी तब तक यहाँ बदल ही नहीं जा सकती है, मतलब जब तक वो काम नहीं करना एकदम बंद कर देगी तब तक बदला नहीं जा सकता है। जैसे घर में आपको भाई आपके पास पैसा है आप तुरंत बदल लीजिए, लेकिन यहाँ तो उसको दिखाना पड़ेगा ना, वो ख़राब हो गई तब दोबारा फंड रिलीज होता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिए। चल देखो, बाकी जहाँ विद्यालय में आप पढ़े ऐसा कोई जरूरी नहीं यहाँ पे हमेशा ऐसे ही चलता था, है ना, ऐसे मान लो यार कि चलता था बेटा, चलो ठीक चलता है, अच्छी बात है, नहीं चलता है तो चला लो। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, हो गया क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सप्लोजन। ठीक, लिखिएगा इफ एन एक्सप्लोडिंग सब्सटेंस, इफ एन एक्सप्लोडिंग सब्सटेंस, एक्सप्लोडिंग मतलब जो विस्फोट हो, इफ एन एक्सप्लोडिंग सब्सटेंस is, if an exploding substance is initially at rest and explode in different fragment, explodes in different fragment, fragment बेटा, fragment, different fragment, explode in different फ्रैगमेंट, fragment, फ्रैगमेंट तो पार्ट, अलग अलग पार्ट में अगर टूटता है बेटा, डिफरेंट फ्रैगमेंट, देन these fragments are, जितने फ्रैगमेंट जो भी रहेंगे, these fragments are move away in such a way, हो गया, move away in such a way so that resultant
मोमेंटम, resultant momentum of all segments, resultant momentum of all segments will be जीरो, तो रिजल्टेंट मोमेंटम सभी सेगमेंट में क्या होना चाहिए बेटा? जीरो। साइन कितने लोग का नहीं हुआ अभी बेटा? साइन जिनका नहीं हुआ हो गया आप लोग का? जिनका नहीं हुआ बेटा पास कर दीजिए। आपका हो गया? जिनका नहीं हुआ कर दीजिए। रिजल्टेंट मोमेंटम विल भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ऐसे डायग्राम बनाओ तो फिर नीचे हम लिखते हैं। डायग्राम बना लो आप। हो गया भैया? बन गया? चलिए अब देखो, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ क्या? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर, जो लोग नहीं पढ़ पाएंगे बेटा वो पूछ लेना। लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक। पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। पी इनिशियल की वैल्यू बेटा पी फाइनल के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और इनिशियल मोमेंटम देखो पहले ब्लॉक पूरा कैसा था? रेस्ट में, और पी इक्वल टू होता क्या है? एम बी होता है। तो इसका तो इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या है? जीरो। भाई जैसे सिस्टम रेस्ट में है तो मास कुछ भी हो, पी एम इंटू बी करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। तो मोमेंटम इनिशियल क्या हो गया आपका? जीरो हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया आपका? जीरो हो गया, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, इनिशियल मोमेंटम जीरो है, इसका तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए। और फाइनल हमारे पास देखो इतने पार्ट मिल रहे हैं। अगर इसको हम लोगों ने P1 कह लिया, इस वाले सेगमेंट को P2 कह लिया, तो इसको हम लोग P3 कह ले यार, उसी टाइम में लिख लेते हैं। इस वाले सेगमेंट को क्या ले लिया बेटा? P3 सपोज दैट कर लिया। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। P1 P2 P3 का क्या वेक्टर सम क्या होना चाहिए आपका? जीरो होना चाहिए। तो लिखेंगे आप वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2 प्लस वेक्टर P3, इन तीनों की वैल्यू जीरो के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब अगर हमें P3 की वैल्यू निकालनी है बेटा, P3 निकालना है, क्योंकि P1 P2 आप यहाँ से मास और वेलोसिटी मालूम है तो निकाल लेंगे। P3 की वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ से हम उसकी वेलोसिटी सेगमेंट का निकाल लेंगे, ठीक। तो P3 को एक साइड में करेंगे तो ये दोनों फैक्टर निगेटिव साइन के साथ आएंगे। भाई इधर लाओगे तो उधर वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कंडीशन क्या होगा? P3 की वैल्यू जो आपकी होगी वेक्टर P3 इक्वल टू माइनस वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2। इतना बात समझ में आ रहा है ना? अब देखो, जिसको कोई डाउट होगा अभी बता देंगे, फिर नोट कर लेना, दोबारा पूछ लेना, ठीक। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो उस कंडीशन में क्या होगा? P1 हमने P3 अभी इसी फॉर्म में लिख रहे हैं, तो P3 की वैल्यू जो होगी बेटा माइनस P1 की वैल्यू देखो है m/3, क्योंकि मास टोटल m था, तो m/3 इंटू कितना हो गया? b। पीछे बातें नहीं भैया, m/3 इंटू क्या हो गया? v हो गया। इस वाले सेगमेंट का एक का P1 का, इसका भी हो जाएगा कितना? m/3 इंटू कितना? b। m/3 दोनों में कॉमन है, बाहर ले ले भाई, इसमें भी m/3 यहाँ भी m/3 है, अब बाहर ले लो तो वैल्यू कितनी हो गई? माइनस m/3 इंटू बी प्लस बी। देखो दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और जब परपेंडिकुलर होगा तो उसका रिजल्टेंट बेटा उसके स्क्वायर रूट के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे इक्वल टू हो जाएगा माइनस m/3 बी, यानी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस कितना? बी स्क्वायर होगा ना। अब बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर, तो रूट से हटाएंगे तो बी स्क्वायर बाहर आएगा तो बी हो जाएगा, तो बी रूट 2 आ जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी माइनस m/3 इंटू कितना? बी रूट 2 आ गया। कितना बात समझ आया?
ये आ गया बी, अरे 2b², बी को रूट से बाहर किया तो बी स्क्वायर को रूट से बाहर करेंगे तो बी हो जाएगा, तो बी और 2 आपका क्या हो गया, रूट में रह गया, तो b√2 आ गया। यानी फाइनली आप लिख लिया माइनस mb√2 बाई कितना 3 इक्वल टू p3। साइन ये नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा इसका मोमेंटम होगा इसके मोमेंटम के जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। और ये वैल्यू जो हमारी है ये इस डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक। तो इसके जस्ट कहाँ पे मिलेगा, हमें बड़ा अपोजिट मिलेगा। यानी कि ये जो डायरेक्शन है इन दोनों के जो एंगुलर बाइसेक्टर मतलब जो एंगल दोनों के बीच का है उसके बीच से जो गुजरने वाला है उसके जस्ट कहाँ मिलेगा, अपोजिट में मिलेगा, ठीक। तो P3 ये नेगेटिव साइन यही शो करता बेटा। अब अगर हमें केवल निकालना होता क्या चीज़, इसको, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका मोमेंटम थर्ड सेगमेंट में कितना होगा, तो ऐसे निकाल लेते। लेकिन आपको मोमेंटम से ज़्यादा आपको वेलोसिटी थर्ड सेगमेंट की पूछी जाती है और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगा बेटा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ P3, ऐसे लिख लो चाहें या ऐसे लिख लो, नेगेटिव साइन इंडिकेट, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट क्या, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ थर्ड सेगमेंट, वेलोसिटी ऑफ थर्ड सेगमेंट, सेगमेंट मतलब उसका थर्ड पार्ट, सेगमेंट क्या होता है बेटा, पार्ट, तीसरा पार्ट का जो होगा, थर्ड सेगमेंट इज अपोजिट टू, ठीक, रिजल्टेंट ऑफ, यहाँ रिजल्टेंट लिखना जरूरी है बेटा, रिजल्टेंट ऑफ किसका, ठीक, अदर टू सेगमेंट्स दोनों सेगमेंट के अपोजिट होगा, दोनों सेगमेंट का जो रिजल्टेंट है इसके जस्ट क्या होगा बेटा, अपोजिट होगा। अब अगर उस वेलोसिटी की वैल्यू हमें निकालना है तो इसको कोई क्वेश्चन बना लो, मान लो क्वेश्चन फर्स्ट बना लिया, तो फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट, अब क्या करें, ऊपर शिफ्ट करें, ऊपर लिखा नहीं ना अभी, आप ऐसा करिए थोड़ा लिख लीजिए ना बेटा, तब उसके बाद फिर आगे लिखें। ये समझ गया है, नोट करिए। हाँ बेटा, ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, वेक्टर आप तो लगाया ही है ना, तो वहाँ से भी आप लगा सकते हैं। अब आप वहाँ ला के लगा दिया, m को m√3 को कॉमन करके लगा दिया, तो थोड़ा सा आपका और क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ भी लेवल सबके ऐसे 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 है, सब बताना पड़ता है ना। लगा तो अच्छी बात है, नोट करो बेटा। आप लोग फर्स्ट डे आए हो कि पहले भी आए थे, 12th हो गया है, अभी क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो, सावित्री में, किस वाले सेक्शन में हो, बायोलॉजी, मतलब CBSE या UP, CBSE, चलिए। इसमें कितने लोग हैं जो अभी बोर्ड मतलब कर रहे हैं 11 12, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ थोड़ा सा ऊपर तक जिसे दिखें, जो लोग अभी बोर्ड जिनको देना है 11 12th में है। अच्छा आप लोग, आप तो 12th में हो, आप बेटा कहाँ से, अच्छा डमी, कहाँ से फॉर्म डाला, अच्छा GBL से। आप लोग बेटा, हाँ 11th की 12th कहाँ से, किसान, अच्छा बस। आप सावित्री, आप तो कल बताए थे। और कौन है बेटा, आप लोग भी, आप भी सावित्री से हो, आप दोनों लोग GIC, चलिए ठीक।
हो गया बेटा, नोट कर लिया। चलिए देखिए, तो कंडीशन क्या होगा, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो, तो देखो P की वैल्यू आपने P3 की आपने वैल्यू जो निकाला, P3 की वैल्यू कितना आया था, -mb√2 कितना 3, ये 3 है बेटा, mb√2 कितना है बेटा 3 है। ठीक, कंडीशन क्या हो रहा है, अब हमें P इक्वल टू mb होगा ना, तो सपोज उसकी वेलोसिटी हमारी v है, v डैश ले लो या v ले लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसका भी मास m/3 था, m/3 इंटू v डैश इक्वल टू हो गया -mb√2/3। देखो m/3 कैंसिल हो गया, तो v डैश की जो मैग्नीट्यूड हो गया वो v रूट कितना आ गया 2 आ गया। यानी थर्ड सेगमेंट का जो वेलोसिटी होगा बेटा, वो दोनों अदर जो सेगमेंट है ना, दोनों जो अलग अलग सेगमेंट थे उनकी वेलोसिटी का √2 टाइम होगा। और निगेटिव साइन का मतलब पहले ही लिखा दिया, तो उसके डायरेक्शन से क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक, तो अगर आपको वेलोसिटी थर्ड सेगमेंट का निकालना है तो यहाँ से निकाल लेंगे एक चीज़। ठीक, नोट कर लीजिए। और जो लोग बेटा बोर्ड से अभी बिलोंग करते हैं, मान लो यूपी बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड से करके आए हुए हैं 12th, ठीक, तो थोड़ा सा लैंग्वेज की दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, ये 2, 4, 6 दिन 10 दिन की होती है। ठीक, आप रेगुलर रहेंगे तो धीरे धीरे फिर वो मैनेज हो जाता है। और हकीकत ये है, ये झूठ नहीं बोले, ऐसा ना बोलो कि हम इंग्लिश में पढ़ा रहे तो आपको ऐसा बोल रहे गलत। आपको हिंदी मीडियम की जो पढ़ाई है उससे कहीं आसान आपकी इंग्लिश में होगी। ठीक, जब आप थोड़ा सा चीज़ें पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे। अभी आपको हिंदी पढ़ाया जाए प्योरली, बुझ पाओगे, नहीं आएगा। ठीक, तो कंडीशन क्या है कि हिंदी ज़्यादा कठिन है इंग्लिश से, लेकिन चूंकि अब हम लोगों ने क्या किया, पहले हिंदी में पढ़ा, तो इसलिए आज की डेट में आपको थोड़ा सा ये टफ लग रहा है। बट जब 2, 4 दिन 10 दिन आप रेगुलर रहेंगे ना, कोई ऐसा टर्म्स आपने नया नहीं सुना होगा जो पहले कभी ज़िंदगी में ना सुना हो। कुछ ऐसा सुना, भाई वही है, वेलोसिटी है, टाइम है, मोशन है, ये है, वो है, तो टर्मिनोलॉजी वही है। कुल मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के 100-200 टर्म है, वही बार बार रिपीट, वाले में थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री 100-200 टर्म है, वही बार बार रिपीट होगा आपका। ठीक, तो इसलिए आपको ऐसा कोई चीज़ें नहीं है कि आपको जो चीज़ें ना हो, और जो भी बताई जाती है आपको बाइलैंग्वेज इसीलिए समझा दिया जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, कि अगर आपको बाय द वे थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है तो वो चीज़ आप मैनेज कर लिए, 1 आध हफ्ते 10 दिन के बाद वो भी रिजॉल्व हो जाता है। ये भी प्रॉब्लम जो होती है 1 आध हफ्ते बाद आपका धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो उसके लिए डरिएगा नहीं कि पता नहीं क्या। अभी शायद कहीं के बच्चे थे तो एक हिंदी मीडियम से, तो शायद बोल रहे थे कि सर वो पता नहीं इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो कहाँ से समझ पाएंगे। अरे तुम रुको तो भैया, 1 दिन में तो ज़्यादा लग नहीं जाएगा। अब एक दिन आए और उसके बाद कहो ठीक, अब 1 दिन में नहीं हो पाएगा ना, तो आपको तो 4 दिन 10 दिन आप रुकिए, धीरे धीरे आपको आने लगेगा। नहीं आएगा 1 हफ्ते बाद तब बताना। मतलब ये नहीं कहेंगे 100% आपको आ गया, वो आप कितना पहले से पढ़े उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन आना जरूर शुरू हो जाएगा। ठीक, हो गया इतना बेटा। हम दूसरा पार्ट समझ लो, उसको लिखा नहीं रहे। अगर मासेज हमारे बराबर नहीं होते, अगर मासेज हमारे बराबर नहीं होते, मान लो 2 वाला पार्ट m/4 टूटा और 1 वाला 2m/4 टूटा, भाई से m को 3 पार्ट में हमने तोड़ा, 1 वाला बड़ा तोड़ दिया और 2 वाले छोटा छोटा तोड़ दिया। तो अगर आपका इसका m/4 है और ये भी हमारा m/4 है, तो ये वाला बचा कितना 2m/4, या कह सकते हैं m/ कितना 2 बचा। तो अगर ऐसा कहीं कंडीशन बने, अगर ऐसा कहीं कंडीशन बनता है, तो यहाँ पे फाइनल रखते समय जो हमारा सिचुएशन आ रहा है ना कि m/3 हम रख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे m/2 और यहाँ रखेंगे क्या mb√2/4। तो यहाँ से जो हमारा चीज़ें हैं पूरा यहाँ पे हमारा जो कैंसिल m/3 हुआ, तो वहाँ पे m/4 और यहाँ पे 2m/4 कह सकते हो। भाई m/2 को आप क्या ले सकते हो 2m/4, तो m/4 कटेगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे b√2/2 हो जाएगा, तब तो आएगा b/√2। कितना आ जाएगा b/√2। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट वही है, खाली आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वेलोसिटी अभी b√2 है तो वो b/√2 आ जाएगा। ठीक, और 2 ही कंडीशन में आपका क्वेश्चन डिजाइन होता है। एक आध क्वेश्चन बोल देते हैं बेटा। अभी किसी को डाउट हो तो पूछ लो भैया, अभी इतने कॉन्सेप्ट में अगर किसी को दिक्कत हो कोई तो पूछ लो। अगर नहीं समझ में आया हो तो हाथ उठा दीजिए, बोलिए भी नहीं, आप हाथ उठा दीजिए, हम बता देंगे।
है किसी को डाउट बेटा? नहीं आया शर्माते नहीं है, पढ़ने में थोड़ा समाया करो, है ना, पढ़ने और क्या खाने में, है ना, नाचने गाने बकवास करने में उसमें शर्मा लो कोई बात नहीं, लेकिन उल्टा होता है उसमें नहीं शर्माते सब, बाकी हाँ पढ़ने में शर्मा लेते हैं, है ना। नहीं एक ही कराएंगे, बाकी आप घर पे करना। कौन सा जो आपको ये वाला करा दो। चलिए क्वेश्चन लिखिए बेटा, ये बॉडी ऑफ मास 5 kg, इसी के बेस पे क्वेश्चन है, लिखो। ये बॉडी ऑफ मास 5 kg, ये बॉडी ऑफ मास 5 kg आपके एग्जाम का ही है, 5 kg एक्सप्लोड एट रेस्ट। ये बॉडी ऑफ मास 5 kg 5 किलोग्राम की कोई बॉडी है, एक्सप्लोड्स एट रेस्ट मतलब पहले वो रेस्ट में है, ब्रेक कर रहा है, ठीक। एक्सप्लोड्स एट रेस्ट इनटू 3 फ्रैगमेंट, FRAGMENT, फ्रैगमेंट मतलब 3 पार्ट में, 3 फ्रैगमेंट्स विथ मासेज इन द रेशियो, विथ मासेज इन द रेशियो, विथ मासेज इन द रेशियो, विथ मासेज क्या लिख लिया बेटा, इन द रेशियो 1:1:3, 1:1:3, इस रेशियो में टूट रहे हैं बेटा, 1:1:3। अब जैसा समझ लेना 5 किलोग्राम है, एक है 3 है, तीनों को जोड़ोगे तो 5 आएगा ना, इसका मतलब 1 किलोग्राम का 1 किलोग्राम का 1 और 3 किलोग्राम का 1 बन गया। जैसा अभी बोला दूसरा इस तरह से लगाने वाला, जब ठीक क्या अनइक्वल है तो आप वहां पे रखिएगा, ठीक है। तो 1:1:3 लिखिएगा। द फ्रैगमेंट विथ इक्वल मासेस, द फ्रैगमेंट विथ इक्वल मासेस फ्लाई इन, the fragment with equal masses fly, FLY, fly in mutually perpendicular direction, mutually perpendicular direction, fly in mutually perpendicular direction with speed of, mutually perpendicular direction with speed of, mutually perpendicular direction with speed of 21 meter per second, 21 meter per second लिखिए। then 21 meter per second बेटा, 21 meter per second लिखिए। then the velocity of heaviest fragment मतलब जो सबसे बड़ा है, then the velocity of heaviest fragment will be, heaviest fragment will be, जो वेलोसिटी आपकी सबसे बड़े वाले पार्ट की है बेटा वो कितनी होगी वो हमें निकालना है, ठीक। देखो आपने यहाँ पे लिखा था ना ये, इसके बाद आपने लिखा ये, अब यहाँ पे मास हमने इक्वल रखा था तो मासेज हमारे कैंसिल हो गए थे। जब मास अनइक्वल होगा तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी तो चूंकि 2 b है तो b/√2 हो जाएगा, ठीक। लेकिन इधर वाला जो उधर वाला मास हमारा m/5 क्या होगा, 5 m/5 के किसी का होगा, और यानी 5 किलोग्राम था तो m/5 मतलब 5/5 1 किलोग्राम के हो गए, और लेफ्ट साइड वाला कितने किलोग्राम का बचा, 3 किलोग्राम का बचा। तो फार्मूले में हम लोग इधर वाले मास को 3 ले लेंगे, इधर वाले मास को 1 ले लेंगे, बाकी रख के आप निकाल लीजिए, ठीक। अब देखो लगाओगे जल्दी से 1 मिनट में लगाइए, नहीं आता तो बताते हैं, ट्राई करिए लग जाए, ठीक। आपके सहपाठी लोग गायब हो गए हैं, अच्छा एक ही है, नहीं आपके स्कूल से और शायद 2-4 आते थे पहले, उठ जाना है, तबीयत ठीक नहीं है, जाओ साइन कर दिया है, साइन फॉर्म उस पे है, ऑफिस में बता देना। आया कितना आया पता नहीं, सही है। अच्छा 1 get 1 फ्री वाला है, हाँ एक तो खरीदा एक तो फ्री ले जा, कि दोनों तबीयत खराब है जी, अच्छा तो साथ में जाएगी, जाओ पानी पी लो। जिसको गर्मी लग रही है ज्यादा बेटा
जैसे होता है ना, ये चूँकि ये लोग कपड़े बहुत ज़्यादा पहन के रखते हैं, ऊपर से ढक के भी रखते हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जिनको ज़्यादा लग रहा है वो लोग पानी वानी पी लो या मुँह धुलाओ, ठीक। अगर ज़्यादा ऐसा फील हो रहा हो तो थोड़ा सा लग रहा है बेटा, बताएं। नहीं लगा, बता दें। अटेंडेंस दीजिए बाबू। ये किसने लिखा है? 28 के बाद 24 आता है जी। क्या रोहन आप हो? देखो और ये नंबर लिख दिया सर जी, इसकी वजह से ना लिखा। अच्छा 4 की वजह से 5 30 बना उसको। 30 इसके बाद मैं इसको 24 समझा ना। अच्छा तो वही तो 24 जैसे लगा, तो इसलिए मैं भी लिख दिया, पर देखा नहीं जहाँ एक लोग का साइन नहीं है बेटा। किसका नहीं है? एक किसी का साइन नहीं है। कौन है ऐसा जिसका साइन नहीं है इस पे? एक किसी का नहीं है बेटा। चलो देखो, देख लीजिए कैसे करेंगे बेटा। देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, लेफ्ट साइड का जो मोमेंटम होगा राइट साइड के दोनों के सम के बराबर होगा। हमारे पास 5 किलोग्राम का था, यानी कि 1 kg का एक ब्लॉक हो गया। जैसे अपना पूरा ये 5 kg था, कितना था? 5 kg। तो ये हो गया 2 1-1 किलोग्राम के, और ये वाला 3 किलोग्राम का हो गया। तो ये कहा गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमेशा दो फ्रेगमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही बोला जाता है, जो भी क्वेश्चन अभी तक आया है, ठीक। तो उस कंडीशन में कितने पे है? ये मान लो आपका क्या है, 1 kg का है, m इंटू वी, ये भी होगा m इंटू वी, और ये उसकी तुलना में 3m। अगर ये m ले रहे हैं तो ये कितना होगा? 3m, क्योंकि 5m के बराबर था, यानी कि टोटल मान लो हमने 5m ले लिया, तो 3m m, ठीक। अब कंडीशन क्या होगा, ये वाला इधर आएगा, ये वाला क्या आएगा? इधर आएगा। तो हमारा मोमेंटम जो आपका होगा P डैश की वैल्यू होगी यहाँ पे देखो mb इंटू mb, ठीक। तो mb कितना? √2, और यहाँ पे जब इसका मोमेंटम आप रखोगे तो 3m इंटू वी डैश हो जाएगा। भाई वहां पे m/3 लिया था, यहाँ पे हमने टोटल 5m ले लिया, m ये हो गए और 3m हमारा ये हो गया, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, आप देखो mb√3, m क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो यहाँ v डैश की वैल्यू हो गया v√3 अपान कितना? अरे √2 है बेटा, 3 नहीं है। v√2 अपान कितना हो गया? 3। अब v√2 अपान 3 कर रहे हो, b की वैल्यू आपको दिया गया है कितना? देखो 21। वेलोसिटी ईच फ्रेगमेंट में कितना है? 21 मीटर पर सेकेंड। तो आएगा 21 इंटू √2 अपान 3, 3 7 जा 21, 7√2 मीटर पर सेकेंड। किसी का कोई ऑप्शन है बेटा? है? किसी भी तरह लगाओगे लगेगा, आएगा वही। भाई से 5 किलोग्राम का था, 5 kg का था ना, हमने क्या किया 5 kg को 5m मान लिया टोटल, ठीक। अब बोला कि उसमें से 1:1:3 के रेशियो में टूटा है, तो 5m है तो एक का m हो गया, एक का दूसरा m हो गया, बच्चे जो तीनों 3m क्या हो गया? ये बचा रह गया बेटा, यानी कि m 3m। अब कंडीशन क्या था, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर गए, तो इन दोनों का क्या आएगा? जब भी दो चीजें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका रिजल्टेंट वैल्यू अगर स्क्वायर रूट में करेंगे तो जो एक का क्वांटिटी है उसका √2 टाइम हो जाएगा। ऐसे दिन याद रखना, बहुत जगह एप्लीकेशन में आएगा। कोई भी चीज है अगर वो दो परपेंडिकुलर है, उनका आप वेक्टर सम करोगे तो उस केस में उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो √2 टाइम हो जाएगा। जैसे 10 इंटू 10 का है, तो 10 का स्क्वायर करोगे 100 फिर 100, 200 का रूट करोगे 10√2 आएगा। तो कंडीशन हमेशा कोई भी क्वांटिटी अगर परपेंडिकुलर है, सेम मैग्नीट्यूड का है, तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू जो होता है एक क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसका √2 टाइम होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, mb था तो mb√2 हो गया, ये इस दर के आने वाले p डैश के बराबर हो गया। p डैश की वैल्यू कितना होगा? इसका मास 3m है, मान लो वेलोसिटी हमने v डैश मान लिया, 3m v डैश, m कैंसिल हो गया, v डैश की वैल्यू v√2 अपान क्या हो गया 3, और b की वैल्यू आपका 21 है। देखो कैलकुलेशन क्वेश्चन एग्जाम में करते समय हमेशा न्यूमेरिकल डाटा लास्ट में रखा करिए, नहीं तो कैलकुलेशन लंबा होगा तो फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक। तो हमेशा न्यूमेरिकल जो वैल्यू दिया जाए ना क्वेश्चन में, वो सबसे लास्ट में फार्मूलेट करने के बाद रखा करिए, तब आपको समय कम लगेगा, ठीक। तो 21√2/3, अब 3 7 जा तो 7√2 मीटर पर सेकेंड हो गया,
ठीक, कर लेंगे। तो ये केस आपका होता है बेटा, यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं कैसे आप यहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे। तो इसके बेस पे होगा कंजर्वेशन ऑफ किसका, मोमेंटम पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, अब देखो हम लोगों ने कनेक्टेड मोशन की कंडीशन करी थी पहले, कनेक्टेड किसका, मोशन कंडीशन किया था। जब कनेक्टेड मोशन की कंडीशन हम लोग पढ़ रहे थे तो उस कंडीशन में कुछ हमने ये किया था, अगर कनेक्टेड मोशन है तो कनेक्टेड मोशन में एक आपने क्या इंक्लाइंड प्लेन पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल प्लेन पढ़ा था, वो सारी चीज़ें आपकी हो गई थी। कुछ और केसेस कहाँ तक हुआ था बेटा, थोड़ा सा और करवाना था, वो भी करवा दिया जाए। अब कंजर्वेशन पे दो ही टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं मोमेंटम पे बेटा। पीछे पीछे पलटो, पीछे पलटो। हाँ अच्छा, यहाँ तक हो गया था, पुली वाला हो गया था, चलिए भी हो गया। तो इधर वाला हो गया, फ्रिक्शन में करवाना है, फ्रिक्शन करवाना है। ठीक, आगे लिखिएगा इम्पल्स, नेक्स्ट हेडिंग करिएगा इम्पल्स बेटा, IMPULSE, इम्पल्स। हिंदी वालों ने आवेग पढ़ा होगा, इम्पल्स IMPULSE, इम्पल्स हिंदी में बोलते बेटा आवेग। इम्पल्स हिंदी बोलेंगे क्या, आवेग बोलते हैं। ठीक, चलो भैया इम्पल्स क्या होता है यार, व्हाट इज इम्पल्स बताओगे जी। हाँ जी, हाँ, एंड टाइम, टाइम कुछ भी हो, शॉर्ट टाइम इंटरवल। बैठिए, जैसे अभी क्या हो रहा है बेटा, आप लोग बैठे हुए हो, मान लो हम स्टिल कंडीशन में खड़े हैं, फोर्स तो हम लगा रहे हैं नीचे ना, आप लोग बैठे हो, आपका भी वेट नीचे काम कर रहा है, लेकिन ये इम्पल्स नहीं जनरेट कर रहा है। इससे आपका इम्पल्स जनरेट, इसे हम लोग इम्पल्स नहीं कहेंगे। ठीक, इम्पल्स होता है जब किसी बॉडी पे एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो फोर्स और उस टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट होगा उसे हम लोग टर्म देते हैं क्या, इम्पल्स। जैसे थप्पड़ मारा गया, ठीक है ना, जैसे मान लो खूब हाँ मारा, ऐसे हाथ लगा के नहीं रखा, रिमूव कर दिया। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट देखे होंगे, बैट पे बॉल आके क्या करता है, जब हिट होता है तो उस केस में क्या बैट के साथ चिपका रहता है क्या, तुरंत रिलीज हो जाता है। तो शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए अगर किसी दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, ठीक, तो उस केस में जो फोर्स लग रहा है उस पर, फोर्स और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट होगा, उसी को हम लोग टर्म देते हैं इम्पल्स। तो बोलते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, ठीक, विच इज अप्लाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑन द बॉडी। ठीक, यानी किसी बॉडी पे अगर शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स और टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट होगा उसी को नाम देंगे बेटा हम लोग इम्पल्स कह लेंगे। फोर्स और टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट होगा उसे क्या बोलेंगे आप, इम्पल्स कहते हैं। ठीक, तो लिखिएगा इम्पल्स, इम्पल्स। देखिए इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, it is the product of force, it is the product of force and it is the product of force and short time interval and short time interval for which and short time interval for which force is applied, interval and शॉर्ट टाइम इंटरवल मतलब कम समय, शॉर्ट टाइम इंटरवल फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड, शॉर्ट टाइम इंटरवल फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड। तो वो शॉर्ट टाइम इंटरवल जिसके लिए फोर्स क्या किया गया आपका, अप्लाई किया गया, शॉर्ट टाइम इंटरवल फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड, तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इम्पल्स कहते हैं। उसे क्या नाम देंगे आप, इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स जो आपका होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड क्या, शॉर्ट टाइम इंटरवल फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड। जैसे हमने इसको हिट किया, अभी हिट किया ना, तो ये शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए इस पर आप हिट ऐसे नहीं ऐसे रखे हैं तो ये इम्पल्स नहीं जनरेट करेगा। हमने हिट किया, जैसे हिट हो रहा है उस टाइम पे जो टाइम इंटरवल है वो, या आपने एग्जाम्पल लिया बैट, आप क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल आके आपके बैट से हिट होता है, तो जब हिट हुआ और तुरंत तो क्या करता है, कॉन्टैक्ट को लूज कर देता है, तो उस समय जो फोर्स लगा वो जो टाइम इंटरवल है उसका प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, इम्पल्स। जैसे हमने पैर से मारा, हिट किया तो फोर्स लगाया और जो टाइम, जितने टाइम के लिए वो कांटेक्ट में है वो आपका प्रोडक्ट जो होगा उसे क्या कहेंगे आप, इम्पल्स कहेंगे। तो इम्पल्स जो होता है I इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी, आई की वैल्यू जो होगी वो F इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है। ठीक, और आप लोग जैसे गर्मी अभी है ना तो थोड़ा सा बॉटल वोटल पानी ले आया करिए। ठीक, जैसे गर्मी लगे तो आप पानी वानी पी लिया करिए। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करना सीखिए। जैसे ये भी एक प्रॉब्लम है
कि अभी घूम रहे थे इतना दिन से, तो एक 3 घंटा गर्मी में बैठना भी बहुत आसान नहीं है ना, तो आधे लोग को ये भी कष्ट हो जाता है, ठीक। लेकिन सब कुछ आपको बोला कि अगर आप इतनी बड़ी चीज़ चाहते हैं तो इतना मेहनत करना पड़ेगा। दिक्कत हो रही बढ़िया, फिट हो ना? हाँ, वो लोग क्लास जो रेगुलर क्लास किया उसको दिक्कत नहीं होगी। मतलब स्कूल में जाके अगर आपने 6 घंटा पढ़ा हुआ है तो आपको 3 घंटा बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। अब पता है अगर आपने स्कूल कभी नहीं गया, घर से जाके सीधे एग्जाम दे आया है, तो फिर थोड़ी बड़ी मुश्किलें आएंगी, है ना। चलिए ठीक, तो कंडीशन हो गया आई की वैल्यू हो गया बेटा एफ इंटू डेल्टा टी, ठीक। तो ये आपका जो होता है, अगर हम लोग यूनिट की बात करते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बेटा। एफ की जो वैल्यू होती है, एफ इक्वल टू आपने पढ़ा था एम ए, एफ इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, एम ए, ठीक। एफ इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, एम ए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर उसको एम ए के टर्म में लिखते हैं और ए बराबर आपने पढ़ा होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, पढ़ा है ना। तो इसको हम लोग आर करके मॉडिफाई कर लेते हैं, आई इक्वल टू एफ इक्वल टू लिखेंगे बेटा एम इंटू ए इंटू डेल्टा टी, और ए की जगह पे हम लोग एवरेज वेलोसिटी ले लीजिए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या डी वी अपॉन डी टी टर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों टर्म में लिखा जाता है, इंटू डेल्टा टी। और ये डेल्टा टी क्या हो गया, कट गया, तो एम इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी की वैल्यू होता है वी फाइनल माइनस कितना, वी इनिशियल। तो आई की वैल्यू हो गई एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा इस पे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ें होती हैं, इसको ओपन कर लिया जाए तो आई इक्वल टू होगा एम इंटू वी फाइनल माइनस एम इंटू वी इनिशियल, इसी को कहते हैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक। या इसी को आप डेल्टा पी कह सकते हो। दैट मीन्स इम्पल्स इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। खूब क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट पे खूब क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। मतलब कंपटीशन में आपको जो क्वेश्चन 99% इस कॉन्सेप्ट पे बनते हैं वो इन्हीं फार्मूले बनते हैं, इस पे कम बनता है, ठीक। ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा देते हैं इम्पल्स क्या होगा। तो कुछ लिखा है इसमें, अच्छा अब नोट कर लीजिए। अगर यूनिट लिखा जाए बेटा तो क्या होगा, एसआई यूनिट। देखो फोर्स का न्यूटन होता है, न्यूटन इंटू क्या सेक, फोर्स का आपका न्यूटन होता है तो न्यूटन इंटू सेकेंड के बराबर हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। जिससे जो लाइट इतना तो रोज नहीं करता था यार, हाँ परीक्षा ले रहा आप लोग का, है ना, कितने सहनशील हैं, हाँ मतलब टारगेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है या गर्मी, हाँ ठीक। हाँ जैसे नीट वाले एग्जाम लेते हैं आपका कि आप कितना जानते हो, वैसे ही आपकी परीक्षाएं हो रही है, आप कितना गर्मी सह सकते हो, हाँ। बी फाइनल माइनस बी इनिशियल बेटा, अरे भैया गर्मी आप ही की नहीं लग रही है, हमको भी लग रही है अब, है ना, ठीक। तो जैसे बोला ना कि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पढ़ाएं, ऐसे कल को आप डॉक्टर बनेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्या, इलाज करिए, तो आपको ये नहीं होगा कि नहीं गर्मी लग रही तो भाग लिया जाए, ठीक। और अभी भी अपने यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारी आपकी CSC PSC ऐसी हैं जहाँ जनरेटर सुविधा नहीं है, तो लाइट चली जाती है, डॉक्टर साहब को केबिन में वैसे ही देखना पड़ता है, ठीक। हर जगहों पे जनरेटर उपलब्ध नहीं है, जनरेटर है तो ख़राब पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर डीजल में ख़त्म हो गया है, ठीक। तो हाँ ये सबसे बढ़िया वाला जनरेटर है ना, ठीक। बहुत गर्मी लग रही हो तो हाँ पन्ना वन्ना ले आओ, उससे थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लिया करो, हाँ चलो ठीक बेटा, हो गया। अब क्वेश्चन कर लीजिए। अच्छा डायमेंशन क्या होगा बेटा, डायमेंशन अगर हम लोग लिखेंगे बीमा, ठीक, सर ने बढ़ाया होगा, ये तो हम ही बताए थे, है ना, सही क्वेश्चन तो हम ही बताए थे, डायमेंशन तो हम ही ने पढ़ाया था ना। तो डायमेंशन जो है आपका, जो लोग रहे होंगे उस टाइम पे आपको बताया गया होगा, फोर्स का डायमेंशन होता है बेटा ML T के पावर -2 इंटू टी है, तो T के पावर -2 इंटू T के पावर +1, तो -2 + 1 बचेगा कितना, -1, तो आ जाएगा ML T के पावर -1, ठीक। तो डायमेंशन अगर पूछा जाए इम्पल्स का क्या होगा बेटा, तो ML T के पावर -1, यूनिट हो गया न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक। या उसी को केजी मीटर पर सेकंड भी कह लेते हैं, न्यूटन इंटू सेकेंड, या इस टर्म में भी अगर आप लिखना चाहते हैं R केजी मीटर पर सेकेंड, मतलब जो मोमेंटम का होता है वही इम्पल्स का होता है, ठीक। इस टाइप का पहले टाइप पे, अभी तो पैटर्न थोड़ा बदल गया, जब आपको पूछा जाता पहले कि व्हिच टू क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन, तो लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स हैविंग सेम डायमेंशन, इस टाइप के बोर्ड में भी क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे इस टाइप के बनते हैं बेटा, ठीक। तो लीनियर मोमेंटम और क्या
इम्पल्स का डायमेंशन दोनों सेम सेम रहेगा। हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, छोटा सा लिखिए। बोले एक तो से फोर्स के बेस पे कर लीजिए, फिर एक इसके बेस पे करवा लेते हैं। तो लिखिएगा, लिखिए लिखिएगा ये बॉल ऑफ मास, ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम is throw, a ball of mass 100 gram is throw with velocity is throw फेंका गया, throw with velocity 50 meter per second, with velocity 50 meter per second। देखिए after hitting by bat, हाँ 50, after hitting by bat it return with जैसे बैट से आपने मारा फिर वापस वो जा रहा है, it return with सेम वेलोसिटी यानी 50 मीटर पर सेकेंड। सीधे कर लो, it return with 50 मीटर पर सेकेंड। लौटा भी, जब टकराया, टकराने के बाद वापस भी उतनी वेलोसिटी से लौट रहा है 50 मीटर पर सेकेंड। लिखिएगा 50 मीटर पर सेकेंड। देखिए देन determine impulse generated कितना इम्पल्स क्या होगा बेटा, जनरेट होगा। कितना इम्पल्स बैट के द्वारा उस पर क्या किया जाएगा, जनरेट किया जाएगा। इम्पल्स जनरेटेड, ठीक, ऑन द बॉल, इम्पल्स जनरेटेड ऑन द बॉल। ठीक, निकालिए। हाँ 0.1 और लोग 0। जैसे मान लो हमने बॉल फेंका, सामने से वो बैट लेके खड़े हुए हैं, उन्होंने उसको हमने 50 मीटर पर सेकंड से फेंका, उन्होंने हिट किया बैट से, फिर वो 50 से ही वापस आ रहा है। ठीक, तो उस कंडीशन में कितना इम्पल्स जनरेट होगा, हाँ कितना इम्पल्स डेवलप होगा बताओगे भैया, लगाओ, ट्राई करो। कितना इम्पल्स आपका डेवलप होगा, हाँ बेटा। कितने लोग 0 वाले हैं, हाथ उठाओ, सोच के बोलना। फिजिक्स की क्लास में हो, हाँ दिमाग लगा के बोलो, ऐसा नहीं। चलिए 0 वाले कई लोग हैं, और नॉन 0 वाले 0 होगा। अच्छा बिना 0 वाला कोई है, नॉन 0 के अलावा कोई आंसर हो, नहीं। चलिए देखते बेटा। भाई साहब अभी बोला गया वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्या आएगा, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर जाने वाले को प्लस लिया तो आने वाला माइनस होगा, आने वाला प्लस लिया तो जाने वाला माइनस, दोनों अपोजिट जा रहे हैं। हमने इसको फेंका, अगर इधर के डायरेक्शन प्लस, तो जब लौटेगा बेटा तो उसे क्या लेंगे आप, माइनस। अगर जाने वाले को माइनस लिया तो आने वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोगों ने अभी एक फार्मूला पढ़ा था, देखो ये I = m b फाइनल माइनस b इनिशियल। अगर इनिशियल वेलोसिटी का साइन हम नेगेटिव ले रहे हैं, जब बॉल की तरफ, बैट की तरफ जा रहा है, तो लौटने वाले को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे मास कितने ग्राम था बेटा, 50, यानी 50 × 10⁻³ किलोग्राम में बदलोगे तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 मीन्स 10⁻³ ठीक। तो कंडीशन आपका हो गया 50 × 10⁻³ बी फाइनल कितना 50 माइनस अगेन माइनस कितना 50 ठीक। ये वैल्यू आ गया 50 × 10⁻³ ये हो गया 50 और प्लस कितना 50 कितना 100 कितना हो गया 100। तो 50 × 10⁻³ × 100 देखो 2 0 यहाँ है 1 0 यहाँ है तो 3 0। हाँ मास कितना लिया है तो पहले का नहीं बोला जी
है तो ग्राम है तो कोई बात नहीं, किलोग्राम में बदल लेंगे ना, क्या दिक्कत है। अभी हमने 2 बार बोला मास कितना है तो बोला 50, चलो कोई बात नहीं। चलिए मास 100 ग्राम दिया था बेटा, तो 100 कर लो, क्या उसमें दिक्कत है। तो देखो 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो गायब हो जाएगा भाई, 3 निगेटिव पावर है ना, तो 3 जीरो कैंसिल, तो 10 इन 10 कितना बचेगा 10, आई की वैल्यू हो गया 10 न्यूटन इंटू सेकंड। 10 आएगा, एक नहीं सर, ठीक, डिसिमल का फर्क उतने तो है ना, जीरो चाहे इधर लगाओ, डिसिमल चाहे उधर लगाओ, ठीक। तो आगे बेटा 10 न्यूटन इंटू सेकेंड, कितने लोग का आया था, अच्छा जीरो वालों ने कहा 50 से गया 50 से आया, वैल्यू क्या हो गई जीरो। अरे भैया 50 से आया गया, जीरो नहीं, गया उधर आया इधर, तो विथ साइन हम लोग लेंगे, अगर जाने वाले को नेगेटिव तो आने वाले को पॉजिटिव, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। तो उस केस में साइन के साथ आप रखते हैं, ना हो तो फार्मूले में यहाँ क्या करिए, ऐसे वेक्टर बना लो यार, ठीक। चलिए हो गया, नोट कर लिया। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग दिखा लेंगे क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। चलिए इतना कर लीजिए, ठीक। हाँ बेटा लाओ, अच्छा बोल दें, लिखो अगला क्वेश्चन, लिखिए ये ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, अगला क्वेश्चन लिखिए, नोट कर लिया। कहाँ पे यार, अब कहीं किए होगे भैया, तभी सही है आपने 100 लिखा है। नहीं सर, अभी यहाँ कन्वर्ट करेंगे। अरे तो यहाँ जो दिखेगा वही बोलेंगे ना, ठीक। मान लो 100 आपने ये किया, 100 ये हो गया, 10 to पावर -3 है साहब, तो -3 है पावर ना, और यहाँ जीरो कितने हैं, तो कितने जीरो कैंसिल होंगे, तो बचेगा कितना, एक बचे, एक जीरो बचेगा ना मन के आगे, एक जीरो बचेगा तो क्या कहलाएगा वो 1 की 10, फिर अभी गड़बड़ है। अच्छा हाँ सही है। हो गया बेटा, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, ये ब्लॉक ऑफ मास, ये ब्लॉक ऑफ मास जल्दी करो 20 kg, ये ब्लॉक ऑफ मास 20 kg is drop from a height, it's drop ऐसा करो, ड्रॉप मत करो क्योंकि अभी आगे एक आंसर बताएंगे तो वहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ये ब्लॉक ऑफ मास क्या लिखा है बेटा 20 kg is collide with ये वाल, collide with a wall with velocity 10 meter per second, 10 meter per second, ठीक। making an angle 30 degree, ठीक, with perpendicular to the wall, and rebounds at same angle, with same velocity या same speed कर लो, with same speed, देखिए then determine change in momentum of the block लिखा था ना, change in momentum of the block, then determine change in momentum of the block and impulse generated, impulse डेवलप कर लो या जनरेटेड जो भी कर लो, वाल पे कितना आपका इम्पल्स जनरेट करेगा वो निकालना। ऐसे है डायग्राम बेटा, ये वाल था कोई, ठीक, एक बॉडी आया कहाँ पे, ये परपेंडिकुलर टू द वाल, यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे आ रहा है, कितने पे 30, इसका मास मान लो m है, वेलोसिटी v से आया और टकराने के बाद फिर से वो रिबाउंस हो गया, क्या हो गया, फिर से रिबाउंस हो गया। जब रिबाउंस होगा तो बोला गया सेम वेलोसिटी से, यानी वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है और सेम एंगल पे, कितने पे 30 डिग्री पे,
अब थोड़ा आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा। बोला गया चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। भाई अभी पिछले वाले में सीधा गया सीधा आया, ऐसा था। अभी टेढ़ा गया टेढ़ा आया, ठीक। तो उस केस में क्या होगा कि जो इसका नॉर्मली इधर की तरफ जाएगा और जो नॉर्मली वापस आएगा वो कंपोनेंट हमारा होगा क्या, चेंज, ठीक। उसके दोनों के सम के बराबर होगा। देखो इसको दो कंपोनेंट समझ लो। अभी वेक्टर सर ने पता नहीं कितना पढ़ाया है। जब इसको बी को तोड़ेंगे बेटा ना, तो एक कंपोनेंट होगा, देखो इधर थीटा है तो v cos थीटा कितना, v cos 30, और ये वाला हो जाएगा इधर वाला कंपोनेंट v sin 30। ऐसे इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ेंगे तो इधर वाला कंपोनेंट जाएगा कितना, इधर वाला कंपोनेंट जाएगा v cos 30 और इधर वाला कंपोनेंट आएगा v sin 30। बेटा देखो इस वर्टिकल कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में चलता गया। इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी में, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर वेलोसिटी और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी और डायरेक्शन में क्या, अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इसकी वजह से मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, तो चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो इस वाले कंपोनेंट की वजह से जो इम्पल्स होगा वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। भैया बी साइन 30 इधर भी था बेटा, बी साइन 30 इधर भी है, मास आपका वही है, तो उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है, देखो ये हॉरिजॉन्टल वाला, ये जा रहा था इधर से, लौट आया इधर को, फिर यहाँ पे अगर इसको निगेटिव तो इसे क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। तो जो अभी पीछे लगाया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा के आप लगा डालिएगा, लग जाएगा। बात समझ में आ गया। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, ठीक। और वैसे रखिए, अगर ऐसे एक कॉन्सेप्ट समझ लो, सेम मास की बॉडी है, सेम वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से गई उसी वेलोसिटी से आई, तो चेंज इन मोमेंटम √2mv के क्या हो जाता है, 2mv के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये चीजें हैं, आप निकालोगे तो रिजल्ट आपको वहां से मिल जाएगा, हो जाएगा। चलिए, अगर नॉर्मली जाके इंसिडेंट हो रही है, क्या हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो 2mv के बराबर होगा। और अगर आपका क्या हो रहा है, किसी एंगल पे है, तो फिर एंगल का कंपोनेंट आप रख के वहां पे वैल्यू तब निकालेंगे, कर लेंगे। अब आएगा तो बेटा निकाल लो ना। इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम जो होगा, आई की वैल्यू चेंज इन मोमेंटम, और एम की वैल्यू कितने किलोग्राम था, 20। ये कितना है, v cos 30, वेलोसिटी, वेलोसिटी बोलो 10 इंटू cos 30 की वैल्यू प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस के साथ डायरेक्ट लिखते हैं, अरे माइनस यार 10√3 बाई क्या 2, ठीक। तो ये 2 5 जा, ये भी 2 5 जा, तो ये हो गया 20 इंटू 5√3 प्लस 5√3, क्या हो गया 5√3 प्लस 5√3। अब इन दोनों का सम करके मल्टीप्लाई करिएगा, ये चेंज इन वेलोसिटी क्या मोमेंटम, वही आपका इम्पल्स हो जाएगा। कर लेंगे ना। चलिए इतना कर डालिएगा, बाकी कल करवाते हैं फिर।